हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है हमारे द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। और आज हम डिस्कशन करेंगे 23 सितंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। और फ्रंट पेज पे आप लोगों को दिख रहा है, कल भी हमने इस पेज को कवर अप किया था कि जिस तरीके का ब्रिटेन की गवर्नमेंट कर रही है इंडियंस के लिए कि भाई कि कोविशील्ड जो वैक्सीन जिन्होंने ली है या जिसको इसका वैक्सीन लगी है, उन्हें 10 डेज के लिए क्या करना होगा, क्वारंटीन करना रहना होगा। इसको लेकर के कल ऑब्जेक्शन उठा था, तो उसी को लेकर के फिर से आज ये बात की गई है कि मिल करके जल्दी से इस मामले को खत्म करें, नहीं तो फिर हम भी इसी तरीके के रेसिप्रोकल जो स्टेप है वो ले सकते हैं ब्रिटेन के अगेंस्ट में भी। क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि भाई ये तो आपकी ही लाइसेंस प्रूव्ड वैक्सीन है जिसको इंडिया के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, अप्रूवल तो आपने ही दिया है। तो इस तरीके के काम क्यों हो रहे हैं यूके के अंदर, तो इसको लेकर के फिर से आज कवर किया गया है कि भाई कि जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म करें, है ना। कुछ एक्शन ले ब्रिटेन की गवर्नमेंट, नहीं तो फिर हम भी एक्शन ले सकते हैं यूके के लिए। फिर वहीं पर दूसरा पेज ये कवर अप किया गया है, क्या किया गया है, 50,000 फॉर ईच कोविड डेथ। मतलब कोरोना जो पैंडेमिक में जिन लोगों की जाने गई इस पैंडेमिक में, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है या ये एक्शन लिया है कि हर उस पेशेंट को जिसकी डेथ हो गई इस पैंडेमिक में, उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे उस परिवार को। क्लियर, यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। ये वाला देखिए, मेन पेज पे ही ये वाला कवर अप किया गया है। क्या है, ऑन वर्ल्ड राइनो डेट, जिसमें ये बताया गया है कि ये जिस तरीके का पिक्चर देख रहे हैं कल ये देखने को हमें मिला, क्योंकि कल था 22 सितंबर, वर्ल्ड राइनोसेरस डे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के असम गवर्नमेंट ने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कि ये राइनोसेरस जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर वन हॉर्न ग्रेटर हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं, तो उसके ये जो हॉर्न है इनको जलाया गया। ये इवेंट में ऐसा बताया गया, क्यों किया गया है वो हम देखने वाले हैं अगले पेज में, और क्या है ये सारे नंबर्स के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है 2005 के बाद में 2020-21 की, कि कितना पॉल्यूशन एयर क्वालिटी नॉर्म्स इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अगले पेज की तरफ। ये देख सकते हैं एक और आर्टिकल यहाँ पे आया है कि असम गवर्नमेंट और मिजोरम के बीच में बहुत सारे इनकरेजमेंट हमने देखने को मिला है कि ये असम गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कि मिजोरम ने आजादी के बाद से या स्टेटहुड बनने के बाद से असम के अंदर किस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया है, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। लगभग कुछ 164.6 किलोमीटर ये असम की बाउंड्री के अंदर एंटर हो गए, है ना। सिंस 1980 से ये बातें बताई गई हैं, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बताई गई। फिर आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पे ये आपको दिख रहा होगा कि इंडिया ने कहा है कि भाई कि एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो हमारे यहाँ कंपनी है ना, इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जिसको हम एलआईसी बोलते हैं, वहां पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके का चाइनीज इन्वेस्टमेंट एलआईसी के अंदर नहीं होगा। जिस तरीके के हालात पिछले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर हमें देखने को मिला, और किस तरीके के हमने एक्शन लिए हैं अगेंस्ट दी चाइना, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है ना, कि एलआईसी के अंदर किसी भी तरीके के चाइना के इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब आइए देखिए वर्ल्ड पेज पे, यहाँ पे कहा गया है भाई, यहाँ के स्पोक्स पर्सन यानी तालिबान की हम बात कर रहे हैं। तालिबान फिर से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तालिबान वांट टू एड्रेस द वर्ल्ड एट यूएन। तालिबान ये चाहता है कि भाई कि हमें भी एड्रेस करने के लिए मौका दिया जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रही है,
है ना, 76 नंबर की। तो यहाँ पे कहा है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुताकी ने कि भाई कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूएन के अंदर, तो वो होंगे कौन? तालिबान नॉमिनेट स्पोक्समैन जो हैं सोहेल शाहीन की बात की गई है कि इनको हम एम्बेसडर के रूप में यूएन के अंदर हम रखना चाहते हैं या इनको अपॉइंट करना चाहते हैं, ताकि हम भी एड्रेस कर सके यूनाइटेड नेशन के अंदर और हमारी बातों को हम रख सके भाई। ये कल के दिन ये देखने को मिला अमेरिका के अंदर कि जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन साथ में मिलकर के ये बात कर रहे हैं भाई, और टेंशन्स को खत्म करने की यहाँ पे बात की गई है कि जिस तरीके से ऑकस को लेकर के मुद्दा उठा था और फ्रांस ने ये एक्शन लिया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने, कि भाई कि उन्होंने अपने दोनों एम्बेसडर को वापस कंट्री की ओर बुला लिया। तो इसको लेकर के ये मुद्दा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यही बात की गई है, बाइडेन स्पीक टू मैक्रोन टू स्मूथ टेंशंस, और ये भी कहा गया है कि फ्रेंच एम्बेसडर जो फिलिपी एथिने हैं ये रिटर्न होंगे वापस से यूएस की तरफ। तो यही मुद्दे को लेकर के बात की गई है। ऑकस क्या है? ऑकस हमने काफी बार देख चुके हैं हमारे सेशन में। अब यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे आते हैं, तो ये इन मुद्दों को भी लेकर के हमने काफी बार चर्चा कर चुके हैं। पहला मुद्दा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एडिटोरियल पेज पे, यही समझ ले। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में बात की गई है कि जीएसटी काउंसिल जो है इसको स्टेट के साथ में और अच्छे तरीके से आने वाले टाइम पीरियड में डील करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार के जीएसटी काउंसिल के डिसीजन में पेट्रोल डीजल को इस बार फिर से, टोबैको को फिर से शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई कि इन सारे प्रोडक्ट्स को हम जीएसटी की लिस्ट के अंदर, टैक्स सिस्टम के अंदर लेकर के आए। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिसीजन है इस जीएसटी काउंसिल के अंदर जो लिए गए। पैंडेमिक में यूज होने वाली, कोविड टाइम पीरियड में होने वाली जितनी भी मेडिसिन थी उनको लेकर के जीएसटी में जो छूट दी गई थी उसको एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 2021 तक। तो यही बातों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। जीएसटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है भाई, है ना, और कैसे इसके बीच में टकरार चल रहे थे सेंट्रल और स्टेट को लेकर के। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 279 क्लॉज ए में ये कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल होगी, है ना, जिसको अपॉइंट या जिसका रिक्रूटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। और आर्टिकल 246 में क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि किस तरीके से टैक्सेस लिए जाएंगे इनके, इनका यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 के अंदर, और 4 स्लैब्स भारत के अंदर चलती हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। हमारे देश का जो जीएसटी सिस्टम है, हमने कनाडा के जीएसटी सिस्टम को कॉपी किया है। वर्ल्ड का पहला जीएसटी लॉन्च करने वाला है, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी सिस्टम, तो वो थी फ्रांस। 1954 में जीएसटी को शुरू किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। यहाँ पे कुछ सवाल उठे हैं कि भाई कि इसमें आर्टिकल आया है कि भाई कि जितने रिक्रूटमेंट या ट्रांसफर होते हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5 लोगों की टीम के द्वारा ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की और जरूरत है, क्योंकि हमें कई बार नेपोटिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि ये 5 लोग वही चीज मिलकर के डिसाइड करते हैं जो 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 ये चाहते हैं, और उसी का नाम रिकमेंड करते हैं। इसके बाद ट्रांसफर की भी बात की गई कि भाई कि ये उस जज को पता ही नहीं होता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, और कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बारे में इनके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि हर अलग अलग गवर्नमेंटल ऑफिसर में ये आपको जानने का अधिकार है, राइट टू नो का अधिकार है कि भाई कि आप किस बेसिस पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर के यहाँ पे इस आर्टिकल को कवर किया गया है। और कॉलेजियम के बारे में हम पिछली कई बार क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉलेजियम का सिस्टम पहले कैसे आएगा, है ना।
फिर भी मैं एक बार ओरली आपको मैं बता देता हूं कि वो फर्स्ट जजेस केस 1981 का जब ये बताया गया कि भाई कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं ये मिलकर के रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि हु इज द नेक्स्ट जज या फिर चीफ जज ऑफ इंडिया। क्लियर। फिर सेकंड केस आया 1993 में। 1993 में इसे कॉलेजियम सिस्टम के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द सेकंड केस ऑफ जज वाली बात हम कर रहे हैं, तो यहां पे फिर कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें मेंबर को भी बढ़ा दिया गया, यानी टोटल 3 मेंबर की ये पैनल हो गई, कॉलेजियम हो गया जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के ये डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद में 1998 में थर्ड केस ऑफ जज आया, जजमेंट आया और उसमें ये कहा गया कि नहीं, अब 3 मेंबर नहीं होंगे, अब टोटल मिलाकर के 5 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक चीफ जज होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो मिलकर के डिसाइड करेंगे कि किसका प्रमोशन, किसका ट्रांसफर, किसे चीफ जज बनाना चाहिए, ये सारी चीजें मिलकर के यहाँ पे की जाती हैं। आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, एंड 217 के तहत ये हाई कोर्ट के लिए भी कहा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत भारत में जजेस के रिक्रूटमेंट और उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। करने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है ना, और राइट टू नो की बात की गई है कि भाई उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एडिटोरियल पेज में, इस पेज में ये कहा गया है कि सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में ये देखने को मिलेगा कि जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरियाज हैं, वो कहीं ना कहीं आज से कुछ समय बाद पानी के अंदर होंगे, या ऐसी छोटी छोटी आइलैंड्स या कंट्री, आइलैंड कंट्री जो कि वाटर लेवल बढ़ने की वजह से या सी लेवल बढ़ने की वजह से अंडर वाटर देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर। तो ये रिपोर्ट पेश की गई है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी यहां पर क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। इसकी पेरेंट एजेंसी 2 है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूने। ठीक है, यूएन के अंडर में इसे बनाया गया। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और साउथ कोरिया से एक पर्सन है जो इसके हेड हैं, जिनका नाम है शाओमी ली। क्लियर हुआ? तो ये रिपोर्ट यहां पे रखी गई है कि जिस तरीके का एमिशन देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से जितने भी ग्लेशियर्स पॉइंट्स हैं हमारे, वो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं। मेल्ट होने की वजह से वाटर का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है और यही कहा गया है कि यदि यही दौर चलता रहा और इसे रोका नहीं गया तो फिर आगे क्या नुकसान हो सकते हैं ये हमें सब पता है। क्यों? क्योंकि हर बार की क्लाइमेट समिट में हम इन बातों को लेकर के क्लाइमेट एक्शन में, क्लाइमेट चेंज समिट में इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कई रिपोर्ट में तो ऐसे भी कहे गए हैं कि इंडिया के जो कोस्टल रीजन है वो भी आपको थोड़े दिन बाद वहां पे आपको वाटर लेवल बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम हमारे अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड एक एक करके अब हम देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे वही मुद्दे को रखा गया है कि कोविशील्ड, इसको हम 2-3 दिन से कवर कर रहे हैं भाई, है ना। इसमें यही कहा गया था कि भाई कि हमारे जो हर्षवर्धन श्रृंगला जी फॉरेन सेक्रेटरी हैं और एस जयशंकर ने ये कहा कि भाई जल्द से जल्द आप इस मैटर को खत्म करिए, नहीं तो हम भी आपके अगेंस्ट में रेसिप्रोकल तरीके से क्या कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। कोविशील्ड को लेकर के बात की गई है, तो कोविशील्ड हमने पहले भी चर्चा की थी कि क्योंकि ये ब्रिटेन की ही अप्रूवल के बाद इसको इंडिया के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया और ये इंडिया ने कहा है, ये देखिए हाईलाइट यहाँ पे किया है कि जब कोविशील्ड ही आपने अप्रूव की है
और किसी इंडियन को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है तो उसे 10 डेज का क्वारंटीन क्यों? क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज यानी लगभग कुछ 18 कंट्रीज को भी तो आपने क्लियरिफिकेशन दे रखा है, क्लियर कर रखा है कि भाई कि आपको किसी भी तरीके का क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। कौन कौन सी कंट्री है? कनाडा है, डेनमार्क है, एंटागुआ है, इसके बाद में बरबुडा है। ऐसी काफी सारी कंट्री है जिनको आपने ग्रीन लिस्ट के अंदर रखा है और उनको किसी भी तरीके का क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। तो फिर इंडिया के लिए ऐसा क्यों? तो ये सवाल उठाए गए हैं जिसको खत्म करने के लिए कहा गया है भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के द्वारा एस जयशंकर। और ये कल वाली ही स्लाइड वापस से मैं लेकर के आया हूं क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो उनके बाद उनको इस बारे में पता हो। ठीक है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दो वैक्सीन को लेकर के है अभी राइट नाउ, कोविशील्ड और उसके बाद में कोवैक्सीन। क्लियर? ये दो वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया। अब रिसेंटली तीसरी वैक्सीन जो भारत के अंदर होगी वो स्पुतनिक 5 को लेकर के बात चल रही है जो कि रशिया की वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को हम वैक्सीन मैत्री के तहत प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और लोगों को बड़े लेवल पे वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, है ना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर के। इसको लेकर के मोदी जी ने एक वर्चुअली तरीके से कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे वैक्सीन्स। और 20 जनवरी 2021 से हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में आया था कि मई लास्ट मंथ तक जो था, लास्ट डेट तक हमने बहुत सारी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। लगभग 663 लाख वैक्सीन को हमने एक्सपोर्ट किया। लेकिन पैंडेमिक इतना तेजी से फैल गया कि हमने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया और उसको पहले इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्लियर? और हमने ये भी कोशिशें की है कि भाई कि वैक्सीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ताकि हम हमारी पूर्ति तो करें ही करें, साथ में हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड कर सके। तो वैक्सीन मैत्री के तहत भारत में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। क्लियर? और हमने करीबन 95 कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करी। मैंने आपको अभी डेटा दिया था कितना, 663 लाख वैक्सीन हमने अभी तक प्रोवाइड की है। और जिसके एक्सपोर्ट को कोविड पैंडेमिक के टाइम पीरियड पे, सेकेंड वेव के टाइम पीरियड पे थोड़ा सा रोक दिया गया, अब वापस से इसको रिज्यूम करने की बात की गई है। तो ये मुद्दे हैं। तो हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई क्या बात है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट। और कोवैक्सीन को बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ 1966 में, ये स्टैब्लिश हुआ है 1996 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अब वही चीज यहां पे मेंशन की गई है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है, इसी ने ही अप्रूव्ड किया था कोविशील्ड को, लाइसेंस दिया था आधार पूनावाला को कि आप भाई ये बिल्कुल अप्रूव्ड है और इसको आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। AZD1222 कोविशील्ड वैक्सीन जिसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इसी मैटर को लेकर के ये बातें थी जिसको लेकर के कहा गया कि इन मुद्दों को खत्म करें जल्द से जल्द और जो भी चीजें हैं उसको साथ में बैठ करके निपटारा कर लें। आगे बात कर लेते हैं, अगला भी कोविड से रिलेवेंट ही टॉपिक है और वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है भाई कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है, इन्फॉर्म करते हुए ये बताया है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जिन लोगों की जानें गई इस डिसीज की वजह से, उनको या उनके परिवार को
50,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये देने का काम कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर होगा? तो ये होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA के तहत ये सारे काम किए जाएंगे। पहले तो एक डेटा निकाला जाएगा, एक सारे सर्टिफिकेशन देखे जाएंगे भाई कि किन किन की डेथ हुई है, उनको सर्टिफिकेट मिला होगा, डेथ सर्टिफिकेट, और वो भी किस कॉज की वजह से, वो कोविड-19 की वजह से। तो उन्हें 50,000 गवर्नमेंट के द्वारा, इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, क्योंकि सरकार हर साल बजट में डिजास्टर फंड या डिजास्टर रिलीफ फंड को रखती ही है कि मान लो फ्यूचर में ऐसी डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए डिजास्टर रिलीफ फंड को रखा जाता है बजट एवरी ईयर। ठीक है, जिसको फुलफिल किसके द्वारा किया जाता है? इस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ये अथॉरिटी बनाई कब की गई? 2005 में। क्लियर? इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सारे गवर्नमेंटल जो ऑफिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो न्यू दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज स्टैब्लिश। इसके आगे हम बात करते हैं इसके हेड की, तो ये डायरेक्टली कंट्रोल में रहता है किसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। और राइट नाउ अभी ये कंट्रोल में है अथॉरिटी नरेंद्र मोदी। और पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है। क्लियर हुआ? इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि काफी बड़ा जो बजट है वो रखा जाता है। आप देख सकते हैं एनुअल बजट की यहां पे हम बात करें तो 3.56 बिलियन डॉलर इसका बजट होता है। ठीक है, एनुअल बजट हम रखते हैं इस तरीके के डिजास्टर से रिलीफ के लिए, रिलीफ फंड जिसे हम बोलते हैं, और ये सारे काम इसके अंडर में आते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल के दिन असम के अंदर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ इस तरीके के इवेंट को किया। क्या किया है देख सकते हैं, आपको आग लगती हुई दिख रही है फोटो के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये है जो राइनोसेरस के हॉर्न है, क्योंकि हमारे देश में एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस मिलते हैं पूरी दुनिया में, और वो भी असम के अंदर। तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन सारे हॉर्न को जलाया और ऐसा संदेश ये पूरी दुनिया को दिया, पूरे इंडिया को दिया, पूरे वर्ल्ड के लिए ये दिया कि भाई कि आप जो करते हैं कि उन एनिमल्स को इन हॉर्न के चक्कर में, उन्हें बेचने के चक्कर में, मार्केट में उन्हें बेचने के चक्कर में ऐसे एनिमल या ऐसी स्पीशीज को आप मार देते हैं, तो ऐसे काम न करें। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, ये चीज हम वहां के सीएम का भी कहना है कि ये जो फैलाया गया है ना कि भाई कि इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, तो एनिमल्स या ऐसी स्पीशीज को मार करके हम उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे अच्छी कीमतों पे, अच्छी अच्छी रेट पर हम उन्हें सप्लाई करें, उन्हें बेचें। ये सारी चीजों के बारे में कहा गया। और ये क्यों कवर किया गया है? बिकॉज क्योंकि कल के दिन एक डे सेलिब्रेट किया गया जिसे कहा जाता है वर्ल्ड राइनोसेरस डे, 22 सितंबर। तो इसके उपलक्ष्य में ये सारी चीजें रखी गई। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स में राइनोसेरस की यदि हम बात करें तो कुछ इतना डेटा निकल कर के आया है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2623 जो राइनोसेरस है वो है। ठीक है, जिसमें 90% जो हिस्सा है वो आपको असम के अंदर भारत में दिखेगा। ये वाली बातें हैं, इसको कवर अप कर लीजिए भाई। नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं इनको रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वर्ल्ड राइनोसेरस डे ऑब्जर्व ऑन 22 सितंबर। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
और दिस ईयर थीम इज 2021 की इस बार की जो थीम सेलिब्रेट की गई है वो की गई है कीप द फाइव अलाइव। यहाँ पे फाइव अलाइव क्यों कहा गया है? क्योंकि 5 प्रकार के 5 अलग अलग तरीके के राइनोसेरस हैं पूरी दुनिया में, उनकी ये यहाँ पे बात की गई है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा इसे अनाउंस किया गया 2010 में, और कहा गया कि ऐसी स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्लियर? अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो व्हाइट राइनोसेरस, ब्लैक राइनोसेरस जो कि अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, उसके बाद में ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस जो कि इंडिया के अंदर मिलता है, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर जावन, और उसके बाद में सुमात्रन राइनोसेरस। ये 5 तरीके के टाइप हैं जो एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और इनको ही हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके ही कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। द स्पीशीज इज द restricted to the small habitat in Indo-Nepal, Tarai and northern West Bengal and Assam region। हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए काफी सारे नेशनल पार्क भी है भाई, देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, पापीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इन असम, ठीक है। उसके बाद में जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर है, दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की है यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश। तो ऐसे नेशनल पार्क और ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको इनके कंजर्वेशन के लिए भारत की सरकार काम कर रही है, और वर्ल्ड में भी इस तरीके के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम चल रहा है ना। नेशनल पार्क के बारे में जब बात निकली है तो वो भी देख लीजिए भाई, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं भारत के अंदर, 104 नेशनल पार्क हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और इन सारे नेशनल पार्क का जो रख रखाव है, देख रेख है, मेंटेनेंस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और 566 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर आती हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने का काम इनका है। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर? सबसे बड़े हम बात करें नेशनल पार्क की तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर, और सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आपने कच्छ का नाम सुना होगा, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है स्टैटिक बेस्ड, इनको आपको याद रखना है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के तहत इसको काम किया जाता है, WWF, ठीक है। 29 अप्रैल 1961 में ये स्टैब्लिश हुआ है, फाउंडर प्रिंस बर्नहार्ट के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया। ये एक तरीके का इंटरनेशनल एनजीओ है जो एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है, कंजर्वेशन और इकोलॉजी को लेकर के ये काम करता है पूरी दुनिया में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड में इसका, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइड ये रीजन कवर करता है, और प्रेसिडेंट की हम बात करें तो पवन सुखदेव इसके राइट नाउ प्रेसिडेंट। क्लियर? और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मार्कोस लैम्बर्टिनी, ये राइट नाउ इसके डायरेक्टर जनरल है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, किसके द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है और कब किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। असम गवर्नमेंट ने कहा है भाई कि मिजोरम का जिस तरीके का इंक्रोचमेंट है देखने को मिला है सिंस 1980, और उसमें ये देखा गया कि भाई कि मिजोरम की जो बाउंड्री है असम के अंदर आपको बढ़ती हुई दिखेगी। देख सकते हैं ये पूरा जो पिंक कलर में आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा असम है, और ये मिजोरम की बाउंड्री है जो कुछ इस तरीके से इससे टच होती है।
क्लियर? तो इसी में ये रिपोर्ट में कहा गया है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा द गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम, इसमें ये कहा गया कि 164.6 किलोमीटर की इंटर स्टेट जो बाउंड्री है 1980 के बाद से यहां पर हमें बढ़ती हुई दिखी असम के अंदर, जबकि हमने इसी चीज को लेकर के भाई सुलझाना पहले ही कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हिस्से थे एक ही चीज के। इनर लाइन बाउंड्री के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाउंड्री वाज द नोटिफाइड 9th of March 1933, इसमें पहले ही क्लियर डिफाइन कर दिया गया था, जो लुसाई हिल्स वाला इलाका है वो ही आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलता है, मिजोरम के नाम से जानने को मिलता है। क्लियर? ये लुसाई हिल्स की हम बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अनडिवाइडेड असम, लुसाई हिल्स बिकेम अ मिजोरम, और इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 1972। मैं बात कर रहा हूं मिजोरम की, ठीक है। और इसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, 1987। तो 1980 के बाद से इनका जो रीचमेंट जो है वो इनकी बाउंड्री के अंदर देखने को मिला, और लगभग कुछ इतना हमें देखने को मिलता है। अब कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं, सेवन सिस्टर के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने स्टेट या कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं, तो मैंने इसीलिए यहां पे मैप में इसको रखा है। जो आपके ये वाले जो स्टेट दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, कल इसी टॉपिक को लेकर के काफी लंबी चर्चा की थी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 स्टेट मिलकर के 7 सिस्टर बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो उसमें जानबूझ के सिक्किम को रखा जाता है भाई, तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है ये वाले पार्ट में आने वाले स्टेट्स को, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें ईटानगर, असम के कैपिटल की बात करें तो दिसपुर, और काफी बड़ा एरिया है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर असम का। नागालैंड कोहिमा, यहां पे ही वो दो चीजों की हमने बात की थी, नेशनल सोशलिस्ट, है ना, कौन सी वाली पार्टी की बात कर रहे हैं, नागास पार्टी की बात कर रहे हैं, है ना। आईएम को लेकर के कल डील साइन हुई है, और इसकी दूसरी पार्टी को खापलैंग पार्टी कहा जाता है। मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, और यही वो हिस्सा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से कवर्ड है, ठीक है, और मेघालय। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो स्टेट इसके अंदर नहीं आता है वो है सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं असम और मिजोरम के बारे में। यहाँ पे मेरे दोनों चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। पहला, असम की बात करें, असम स्टेटहुड कब बना है, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर इसको बनाया गया है। क्लियर? दिसपुर इसकी कैपिटल है, गुवाहाटी इसकी लार्जेस्ट सिटी है। एंड टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 34 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आते हैं असम स्टेट के अंदर। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी, एंड सीएम हिमंता विश्व शर्मा यहाँ के राइट नाउ सीएम है। मिजोरम की बात करें तो ये स्टेटहुड कब बना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यूनियन टेरिटरी बनी 1972, एंड स्टेटहुड का दर्जा दिया गया इसे कब, 20 फरवरी 1987 में। आइजोल इसकी कैपिटल है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 11 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लियर? गवर्नर की हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर है के हरि बाबू, एंड चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जोरम थंगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी को लीड करते हैं, उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये है मिजोरम और असम की जानकारी। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इंडिया ने मना कर दिया है भाई, इंडिया किसी भी तरीके से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एलआईसी के अंदर, है ना। आप सभी को पता है
कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करते हैं, एफडीआई और एफआईआई, इसको लेकर के हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि जो दुकानें या ऐसी कंपनीज जो डायरेक्टली किसी भी इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट करती हैं, प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है, उसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, है ना। जब कोई विदेशी कंपनी डायरेक्टली पैसे को इन्वेस्ट ना करते हुए हमारी किसी कंपनी के शेयर्स को पैसा लगा करके इन्वेस्ट करे तो उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफआईआई। तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो इसमें कहा गया कि भाई कि चाइना के किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा एलआईसी के अंदर, क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ा एक कंपनी है, ठीक। जीवन बीमा निगम ऐसे ये इंश्योरेंस प्लान को लेकर के ये काम करती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या काम है। लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोग बाग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। एलआईसी की बात करें, एलआईसी जो आया है वो आया है स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एलआईसी एक्ट 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, क्लियर। और एम आर कुमार चेयरपर्सन है राइट नाउ इसके, एंड मुकेश गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर है एलआईसी। क्लियर हुआ। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि भाई कि जिस तरीके के हालात एक साल के अंदर हमने देखे हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक्शन लिया कि हमने चाइना के बहुत सारे एप्स को बैन कर दिया, है ना, हमने ट्रेड को भी लेकर के बहुत सख्ती दिखाई है, तो इन चीजों को यहाँ पे बात रखी गई है। तालिबान चाहता है कि हम एड्रेस करें यूनाइटेड नेशन के अंदर, और ये वहां के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, यानी वहां के मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुताकी ने ये कहा है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यूएन एम्बेसडर इन ऑफ अफगानिस्तान, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे स्पोक्समैन होंगे जिनकी बात की गई है सोहेल शाहीन। यूएन के अंदर हम भी हमारे एजेंडे को रखना चाहते हैं या हम भी एड्रेस करना चाहते हैं। यूएन 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ लीग ऑफ नेशंस के 50 नेशंस ने आपस में मिलकर के ये एक्सेप्ट किया कि हमें यूएन को बनाना चाहिए, और इसके लिए पहले यूएन चार्टर को के ड्राफ्ट को तैयार किया, और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है। इसी के अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। कितने ऑर्गन हैं? 6 ऑर्गन हैं। और उसी 6 ऑर्गन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो यहां पे भी वही रेजोल्यूशन लाया गया था, आपको मैं बता चुका हूं, 2593 रेजोल्यूशन, ठीक। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर्स कंट्रीज के अंदर आती हैं। लास्ट मेंबर कंट्री साउथ सुडान, क्लियर हुआ। और राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस, ये इसके राइट नाउ क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। और इन्होंने ही कहा था चाइना और यूएस को अपने कोल्ड वॉर को अवॉइड कर देना चाहिए, जिसी को लेकर के
कल बाइडेन ने ये कहा कि भाई कि हम किसी भी तरीके की कोल्ड वॉर नहीं चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। पिछली गवर्नमेंट के थ्रू जो भी चीजें हुई, अब हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, हम तो आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं और उन ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जिनको बनाया गया उन पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही मुद्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। बाइडन और मैक्रोन आपस में मिले भाई, और इन्होंने डिस्कशन किया कि भाई कि ये जितनी भी गिले शिकवे हैं उनको खत्म करें। और ऑकस का मतलब वो नहीं है किसी को, है ना, क्या बोलते हैं ना कि चोट पहुंचाने का मकसद नहीं है, वो तो हमारे रिलेशन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को लेकर के हम डील कर रहे हैं, और उसमें आपको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए। जब डील कैंसिल हो गई है तो उन बातों को क्यों बढ़ाना। आप सभी को पता है ना ये डील क्यों कैंसिल हुई है, क्योंकि इसमें डिले हो रहा था बहुत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था भाई अभी, अभी 2021 चल रहा है और डील की गई 2016 में। $66 बिलियन की ये डील थी फ्रांस के साथ में कि भाई कि आप हमें न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, और पहली न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कब की जाएगी, 2032 तक। तो ये तो बहुत डिले हो रहा है, तो ये डील को इन्होंने इनके साथ कैंसिल की, और जो टेक्नोलॉजी को लेकर के किसके साथ इन्होंने साइन किया, यूएस एंड यूके, और इस ग्रुप को हम ऑकस ग्रुप कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये चीजें हैं इस पार्ट में, और यही चीज कही है, दोनों ने मिलकर के बातें रखी हैं कि भाई कि ये मुद्दे को हमें खत्म कर लेना चाहिए। क्लियर। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही, इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले एनालिसिस सीरीज में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।